नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र शर्मा एक बार फिर आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी दोस्तों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलिए हम लेसन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, जो क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, यानी कि आखिरी पाठ। इसके लेखक हैं अल्फांसो ड्यूट। ही वॉज बॉर्न इन 1840 एंड डाइड इन 1897। अल्फांसो ड्यूट का जन्म 1840 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1897 में। ही वॉज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फांसो ड्यूट एक फ्रेंच नोवेलिस्ट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डे ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वार 1870 to 1871। ये जो पाठ है, ये पाठ उन दिनों की घटना के बारे में है। ये उन दिनों की घटना के आधार पर है जब फ्रैंको पर्शियन वार का युद्ध हो रहा था 1870 और 71 में, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय द पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क। और इस युद्ध में फ्रैंको पर्शियन वार जो 1870 और 71 में हुआ था, इसमें फ्रेंच लोग हार गए और पर्शिया जीत गया था, जिस पर्शिया को बिस्मार्क के द्वारा लीड किया गया था। ठीक है। Persia then consists of what now are the nations of Germany, Poland and part of Austria। तो उस समय पर्शिया जो था वो 3 देशों से मिलकर बना हुआ था, जर्मनी से, पोलैंड से और ऑस्ट्रिया के कुछ भाग से। In this story, the Frank districts of Alsace and Lorraine have passed into the Persian hand। और इस कहानी में फ्रांस की 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सेस एंड लॉरेन किसके हाथ में चली गई थी? पर्शियन हैंड में चली गई थी हारने के बाद। आइए इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं और इस स्टोरी के जो प्रभाव थे उन पर इस युद्ध का जो प्रभाव था उसके विद्यालयों पर कैसा प्रभाव पड़ा, आइए हम समझते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them। तो लेखक जो है एक स्कूल बॉय है और स्कूल बॉय कहता है कि मुझे इस दिन स्कूल जाने में देरी हो गई। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। ग्रेट ड्रेड का मतलब बहुत ज्यादा मुझे डर लग रहा था। किस कारण से? स्कॉल्डिंग से। स्कॉल्डिंग का मतलब होता है डांट से। एस्पेशली विशेषकर किसकी? बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। विशेषकर किसकी? एम हैमल की, जिन्होंने कहा था कि वे पार्टिसिपल के बारे में कुछ प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और मुझे उनमें से किसी भी पार्टिसिपल के बारे में एक शब्द भी याद नहीं था। अब आप समझेंगे, एक छोटा सा बच्चा जो स्कूल जाने के लिए लेट हो गया है और वो क्या कर रहा है? डर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके टीचर ने उससे कह दिया है कि कल तुम आओगे तो मैं तुमसे क्या पूछूंगा? पार्टिसिपल के बारे में प्रश्न पूछूंगा। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। कुछ क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं घर से बाहर भाग जाता हूँ। रनिंग अवे का मतलब भाग जाना नहीं है, यहाँ पर क्या? निकल जाना, कहीं पर दूसरी जगह समय स्पेंड करना है। और घर से बाहर निकलकर मैं क्या करता हूँ? समय निकलता हूँ। जैसे कि बच्चे बंक मार जाते हैं स्कूल नहीं जाते हुए, कहीं ग्राउंड में, कहीं और अन्य जगह जगह पर क्या करते हैं? खेलते कूदते रहते हैं। और लास्ट के स्कूल के टाइम पर जब स्कूल एग्जिट एंडिंग हो जाती है, उसके बाद घर पहुंच जाते हैं और घर वालों से कह देते हैं कि हम स्कूल से आए। इसी प्रकार से उसके मन में भी विचार आया कि वह घर छोड़कर कहाँ चला जाता है? कहीं पे चला जाता है और घूम घाम के वापस घर आ जाता है। इट वॉज सो वार्म एंड ब्राइट। ठंड के मौसम था। ठंड के मौसम में धूप जो पड़ रही थी, बहुत अच्छी धूप पड़ रही थी और मौसम गर्म भी था। जैसा कि हम सब लोगों को ठंड के मौसम में कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है धूप वगैरह। उसी प्रकार से मौसम भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था। द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। और जो बर्ड्स थी वो बर्ड्स पेड़ों के ऊपर बैठकर चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल द पर्सन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग्स। और खुले हुए मैदान के पीछे, सौ मिल के पीछे पर्शियन सोल्जर क्या कर रहे थे? ड्रिलिंग करने का कार्य कर रहे थे। ड्रिलिंग आप जानते ही हैं, कदम ताल करते हैं जो सिपाही,
एक साथ एकजुट होकर जो कदम ताल चलाते हैं वही हम ड्रिलिंग कहलाती है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल के रूल के से ज्यादा ये सारी की सारी चीजें उसे बहुत अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। टेम्पटिंग का मतलब होता है आकर्षित करना, ललचाना, अपनी ओर आकर्षित करना। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ द स्कूल। लेकिन मैंने अपनी ताकत को फिर से इकट्ठा किया और स्कूल के लिए जल्दी जल्दी चलना मैंने शुरू कर दिया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल के सामने से गुजरा तो मैंने क्या देखा, बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ जमा हुई है। For the last 2 years of our bad news had come from there. पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी बुरी खबरें थी, सारी की सारी बुरी बुरी खबरें उसी बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। The lost battle, the draft, the order of the commanding officers, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? अब मैं बिना रुके हुए ही यह सोचते जा रहा था कि क्या होगा, है ना, क्यों यहां पर भीड़ इकट्ठी है, क्या हुआ है, क्योंकि जितनी भी बुरी खबरें थी सब बुरी की बुरी खबरें उसी बुलेटिन बोर्ड पर आ रही थी पहले 2 साल से। लॉस्ट बैटल, बैटल के लॉस्ट हो जाना, उसके बारे में भी खबर थी। ड्राफ्ट, जो भी ड्राफ्ट मसौदा तैयार हुआ था। द ऑर्डर फ्रॉम कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर का जो ऑर्डर था वो भी। एंड आई थॉट माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, तो लेखक कहता है कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ रुके वहां पर क्या कर रहा था, मैं यही सोच रहा था अब क्या बात हो सकती है, अब क्या बात हो सकती है। Then as I hurried back as fast as I could go, और उसके बाद मैंने जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी मैंने वहां से आगे बढ़ने का प्रयास किया, जितना भी जल्दी हो सकता था। द ब्लैक स्मिथ वैचर हु वाज देयर, वहां पर एक ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम था वैचर, वो भी वहीं पे खड़ा हुआ था विथ हिज अप्रेंटिस, अपने सहयोगी के साथ, और वो रीडिंग द न्यूज़पेपर, और वो भी बुलेटिन को क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से आवाज लगाई। कॉल्ड आफ्टर मी का मतलब यहाँ पे आवाज लगाना। डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। उसने मुझे पीछे से आवाज लगाई और कहा, अरे बेटा तेज जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें स्कूल पहुंचने में अभी काफी समय है। प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब होता है बहुत अधिक समय होना, बहुत अधिक समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वह मुझे देखकर क्या कर रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। जैसे कि कोई बच्चा अगर स्कूल जाने में लेट हो जाए या क्लास में जाने से लेट हो जाए तो सब लोग क्या कहते हैं, अरे तुम तो बहुत जल्दी आ गए। इसी प्रकार से मुझे लगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच्ड एम हैमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैंने फिर लगाई दौड़, और मैंने दौड़ लगाई, और दौड़ लगाने के बाद मैं तब रुका जब क्या है, जब तक एम हैमल का लिटिल गार्डन यानी कि स्कूल नहीं पहुंच गया, तब तक मैं दौड़ लगाते ही गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज ए ग्रेट हसल बसल, प्राय जब स्कूल स्टार्ट होता है तो वहां पर क्या है, खूब शोर शराबा होता है, ग्रेट हसल बसल होती है। विच कुड बी हियर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट, और जो हसल बसल होती है, शोर शराबा होता है, वो सड़क के बाहर तक सुनाई देता है। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, ओपनिंग लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, आपने आप जब भी किसी स्कूल में जाएंगे तो आपको क्या सुनाई पड़ेगा, डेस्क के खोलने और बंद करने की आवाज। बच्चे एक साथ जब किसी पाठ को दोहराते हैं तो वो रिपीटेड इन यूनिसन, वेरी क्लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। इतनी तेज तेज आवाज में बच्चे पढ़ते हैं, इतनी तेज तेज आवाज में बच्चे क्या है, लेसन रिपीटेड करते हैं कि उनको अगर आप अपने कान के ऊपर हाथ भी रख लो तो भी आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। एंड द टीचर ग्रेट रूलर्स रैपिंग ऑन द टेबल, और इसके अलावा किसकी आवाज आती है, टीचर के द्वारा, जो ग्रेट रूलर होता है। ग्रेट रूलर क्या होता है, जिससे वो लाइन खींचते हैं। पहले पुराने जमाने में जो कागज होते थे वो कागजों के ऊपर लाइन नहीं खींची होती थी, इसलिए उस पर लाइन खींची जाती। तो रूलर क्या है, रूलर वही डंडा जिससे पटरी से लाइन खींचते थे, और वह पटरी वाला डंडा जो है वो टेबल पे मारने से आने वाली जो आवाज है
उसे हम रैपिंग कहते हैं। बार बार मारने की आवाज आती थी, वो भी क्लास से बाहर सुनाई पड़ती है। जब भी आप किसी भी बिजी स्कूल के सामने से गुजरेंगे तो आपको ये सारी की सारी आवाज सुनाई पड़ेंगी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल शांत थी। I had counted on the commotion of get to my desk without being seen. तो मैंने सोचा, अरे बिल्कुल शांत था, बिल्कुल बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह बिल्कुल शांत थी। मैंने देखा कि भाई यहाँ पर कोई भी आवाज नहीं आ रही, कोई भी शोर शराबा नहीं हो रहा है। तो अपनी डेस्क पर पहुंचने से पहले मैंने कहा कि पहले मैं देख लूं क्या है क्या नहीं, है ना। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। ऐसा इसलिए था क्योंकि क्या है, चारों तरफ पूरा का पूरा स्कूल संडे मॉर्निंग की तरह बिल्कुल शांत था। अब संडे मॉर्निंग की क्यों तुलना की गई है? क्योंकि संडे के दिन क्या होता है, बच्चे जाते नहीं है स्कूल में, टीचर्स नहीं जाते, तो स्कूल कैसा होता है, खाली। और खाली स्कूल में क्या होता है, बिल्कुल सन्नाटा। उसी प्रकार से संडे मॉर्निंग की जैसे क्या है, स्कूल डला हुआ था, बिल्कुल शांत था, सन्नाटा, कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। थ्रू द विंडोज आई सॉ माई क्लासमेट, मैंने खिड़की से अंदर जाकर देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, मेरे सभी के सभी साथी अपने अपने स्थान पर पहले ही बैठे हुए थे। एंड एम हैमल्स वॉकिंग अप एंड डाउन विद द टेरिबल्स आयरन रूलर्स अंडर हिज आर्म्स। और हमारे जो क्लास टीचर थे, वो क्लास टीचर क्या किए हुए थे, वॉकिंग अप एंड डाउन, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर टहल रहे थे। कैसे? और अपने बाहें के नीचे, अपनी कांख में नीचे दबाए हुए क्या, आयरन रूलर, लोहे की छड़ी दबा के क्या है, इधर से उधर घूम रहे थे। I had to open the door and go in before everybody. मुझे दरवाजा खोलकर सबसे पहले वहां पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन आज मैं सबसे लेट था। You can imagine how I blushed and how frightened I was. आप सब लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति को सबसे पहले पहुंचना था, आज वो सबसे लेट है, और और मुझे क्वेश्चन आंसर याद नहीं है। अब क्या हुआ? अब तो तुम सब लोग समझ रहे हो कि क्या कंडीशन हो सकती है किसी भी छात्र की, है ना, जब उसे क्वेश्चन आंसर याद नहीं है और वो जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया, नहीं अब तो खेल खत्म ही है, तो उसकी कैसी कंडीशन थी। नथिंग बट नथिंग हैपेंड, लेकिन हुआ कुछ नहीं। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, लेकिन जैसे ही एम हैमल ने मुझे देखा, बड़े ही प्यार से उन्होंने कहा, क्या कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, उन्होंने कहा जल्दी से अपनी जगह पर बैठ जाओ। लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विथआउट यू, हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. मैं तुरंत ही बेंच के ऊपर से कूदता हुआ अपनी डेस्क पर पहुंच गया और वहां पर बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright. अब तक मेरे मन में कोई भी शंका नहीं थी, लेकिन अब मैंने जैसे ही देखा तो मेरे मन में थोड़ा थोड़ा डर शुरुआत हो गया। Did I see that our teacher had on beautiful green coat and his frilled shirt? मैंने क्या देखा कि मेरे जो टीचर हैं वो बढ़िया सुंदर हरा रंग का कोट पहने हुए हैं और उसके साथ एक फ्रिल्ड शर्ट पहने हुए हैं, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उसी के साथ एक छोटी सी काली रेशमी टोपी पहने हुए हैं, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और सभी की सभी जी चीजें हैं वो कैसी हुई है, कढ़ाईदार। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, और ऐसा वो तब तक नहीं करते थे जब तक कि इंस्पेक्शन डे नहीं होता था या प्राइज डे नहीं होता था। उसी दिन क्या है, ये ऐसे कपड़े पहनते थे, सुंदर सुंदर, बढ़िया बढ़िया। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलमन, इसके अलावा पूरा का पूरा स्कूल आश्चर्यजनक शांति से क्या है, सन्नाटे से बैठा हुआ था, कहीं पर कोई आवाज नहीं आ रही थी। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन एक जो चीज थी, एक चीज वो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, आश्चर्यचकित कर रही थी, वो ये थी कि ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ। मैंने क्या देखा कि मेरे क्लास में जो पीछे की बेंचेस थी वो हमेशा प्राय कैसी रहती थी, खाली रही रहती थी। वहां पर आज गांव के लोग शांति से चुपचाप बैठे हुए थे, जिस प्रकार से हम सब लोग बैठे थे वैसे ही। कौन कौन? ओल्ड हाउसर with his three cornered head, तीन कॉर्नर वाली टोपी के साथ ओल्ड हाउसर बैठे हुए थे। तीन कॉर्नर की टोपी आप लोगों ने देखी होगी,
कुछ इस प्रकार से होती है ना। तुमने जैक स्पैरो की फिल्म वगैरह देखी होगी, तो उसमें आपने ऐसी टोपी वगैरह को देखा होगा, है ना। तो ऐसी टोपी जो है वहीं पे देखने के लिए मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हो। तो हाउजर अपनी 3 कॉर्न हेड को पहने हुए था, और विथ हाँ मेयर, द फॉर्मर मेयर, और फॉर्मर मेयर भी वहां पर बैठे हुए थे। द फॉर्मर पोस्टमैन भी वहां पर बैठे हुए थे, पोस्ट मास्टर, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इनके अलावा भी कई अन्य लोग भी वहां पर बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई वहां पर बैठा हुआ कैसा दिखाई दे रहा था? दुखी दिखाई दे रहा था। द हाउजर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर, हाउजर अपने साथ एक पुरानी प्राइमर की किताब लेके आए थे, प्राइमरी की किताब। थम्ड एट द एजेस, उसके कॉर्नर जो थे वो मुड़े हुए थे, थम्ड थे उसके एजेस, एंड इट हेल्ड बी इट ओपन इन द नीज, वो अपने घुटनों पर उस किताब को रखे हुए था, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस, और अपने मोटे मोटे चश्मों से उस किताब को पढ़ने का कार्य कर रहे थे। कौन कर रहे थे? ओल्ड हाउजर पुरानी किताब लिए हुए थे एक पहाड़ा के रूप में। While I was wondering about it, M. Hamels mounted his chair. जब मैं इन सभी चीजों को बड़े ध्यान से देख रहा था, तभी एम हैमल अपनी कुर्सी से खड़े हुए, एंड द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। अपनी कुर्सी से खड़े हुए और उसी दृढ़तापूर्ण आवाज में, वही प्यारी सी आवाज में उन्होंने, जिस प्रकार से वो हम सबसे रोज बोलते थे, उसी प्रकार से उन्होंने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, यह आज का जो लेसन है, ये आज का लेसन आपके लिए मेरा आखिरी लेसन है। जो आज मैं तुम्हें लेसन दूंगा, आज मैं जो पाठ पढ़ाऊंगा, वो आज मेरा आखिरी पाठ है। The order has come from the Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. बर्लिन से आदेश आया हुआ है कि केवल और केवल जर्मन भाषा ही सिखाई जाएगी, किसमें? एल्सेस और लॉरेन के विद्यालयों में। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपका जो मास्टर, नया मास्टर है, वो कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका आखिरी फ्रेंच लेसन होगा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। अटेंटिव का मतलब होता है अवेयर। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग बड़े ही ध्यान से पढ़ें। What a thunderclap these words were to me. मेरे लिए ये शब्द जो थे वो एक बहुत बड़ा आघात बन के मेरे ऊपर गिरे। ओह द वैचेस, अब मुझे समझ में आया, ओरे राम राम, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप ऑन द टाउन हॉल। अच्छा, अब समझ में आया कि वहां पर भीड़ क्यों लगी हुई थी, टाउन हॉल के सामने भीड़ क्यों लगी हुई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन था, मैंने क्यों इतनी कठिनाई से पढ़ना लिखना सीखा। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मुझे और पढ़ने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, अब यहीं पर मेरी पढ़ाई रुक जाएगी। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अरे मुझे अब कितना दुख हो रहा है, अब मुझे कितना कष्ट हो रहा है कि मैं अब आखिरी पाठ नहीं पढ़ पाऊंगा। Forsaking birds' eggs and going on sliding a star, my books that had seemed such as nonsense of high level. अब हमारे लेखक को, हमारे लिटिल फ्रेंड को दुख हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है कि क्यों मैंने अपने लेसन को नहीं पढ़ा, क्यों मैंने उनको अच्छी तरह से नहीं ध्यान दिया, मैं चिड़ियों के अंडों देखने क्यों चला जाता था, मैं स्लाइडिंग पर स्लाइडिंग करने के लिए सार के ऊपर क्यों चला जाता था। मेरी किताबें जो आज से पहले मेरे लिए कैसी लग रही थी, मेरे लिए बेकार थी, इनका कोई उपयोग नहीं था। सो हैवी टू कैरी, जिन्हें उठाना भी मेरे लिए बहुत भारी था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड गिव अप। मेरी ग्रामर की किताब, मेरे इतिहास की किताब, जो संतों का इतिहास है, मेरे पुराने मित्र जो थे, मेरी किताबें जो पुराने मित्र हैं, अब मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता।
एंड एम हैमल टू, और मैं अपने एम हैमल टीचर को भी नहीं छोड़ सकता। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट ही आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड क्रैंकीनेस बिहेवियर। तो लेखक कह रहा है कि बस अगर मैं अब अपनी किताबों को, मैं अपने टीचर को नहीं भूल सकता, मैं नहीं छोड़ सकता, ये मेरे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सब के सोचकर, इन बातों को सोचकर ही मेरे मन में क्या है, विचार आ रहे थे, अरे मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। अब मैं अपने टीचर के डंडे को और उनके कड़क स्वभाव को भी भूल चुका हूँ। तो इतना सोच रहा है वो, जो लिटिल फ्रेंच है, वो लिटिल फ्रेंच सोच रहा है कि उनके टीचर जो है उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक इतने के लिए ही, थोड़ी समय के लिए ब्रेक, फिर उसके बाद हम इसके आगे वाली टॉपिक में चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।